नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट सूरतगढ़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म। साथियों, राजस्थान जीके की चल रही हैं हमारी क्लासें, जिसमें से एक क्लास पहले प्रारंभ हो चुकी है। जिन विद्यार्थियों ने वह पहली क्लास नहीं देखी है, पहले जाकर वह पहली क्लास को जरूर देखें, ताकि हमारी आने वाली क्लासों का क्रमबद्धता से आप लोगों को कंटेंट समझ में आए। हमारा टॉपिक चल रहा है साथियों, राजस्थान जियोग्राफी के अंदर अपवाह तंत्र। और अपवाह तंत्र के अंदर हम पढ़ चुके थे साथियों 3 प्रकार का अपवाह तंत्र। कितने प्रकार का साथियों? 3 प्रकार का अपवाह तंत्र पढ़ चुके थे साथियों। यह 3 प्रकार का अपवाह तंत्र कौन कौन सा था साथियों? इस पे चर्चा हमने कर चुके हैं। सबसे पहला था साथियों आंतरिक अपवाह तंत्र। कौन सा साथियों? आंतरिक अपवाह तंत्र। नंबर 2 पर हमने बात की साथियों अरब सागर अपवाह तंत्र। कौन सा साथियों? अरब सागर अपवाह तंत्र पर बात की साथियों। नंबर 3 पर हमने बात की साथियों बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र पर। कौन सी साथियों? बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र पर। हम इनकी परिचय के रूप में इन तीनों की चर्चा साथियों कर चुके हैं। और आज हमारा जो टॉपिक विस्तृत रूप से रहने वाला है वह है साथियों आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां। तो चलिए साथियों, हम देखते हैं कि आंतरिक अपवाह तंत्र नदियों के अंदर कौन कौन सी नदियां आती हैं। चलिए साथियों, आज हम पढ़ेंगे आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां। आंतरिक अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियां। आज हम केवल साथियों आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियों की ही बात करेंगे, जिसमें हम सबसे पहली नदी पढ़ेंगे साथियों घग्गर नदी। कौन सी साथियों? घग्गर नदी। नंबर 2 पर हम बात करेंगे साथियों कांतली नदी। कौन सी साथियों? कांतली, या फिर इसको अन्य नाम कांटली नदी के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 3 पर हम बात करेंगे साथियों साबी नदी। कौन सी नदी साथियों? साबी नदी की बात करेंगे। नंबर 4 पर हम पढ़ेंगे साथियों रूपा रेल नदी। कौन सी साथियों? रूपा रेल नदी पढ़ेंगे। रूपा रेल नदी पढ़ेंगे, प्रमुख रूप से इसकी विशेषता भी जानेंगे। नंबर 5 पर हम देखेंगे साथियों आज के आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियों में वह देखेंगे साथियों कांकने नदी। कौन सी साथियों? कांकने नदी। और नंबर 6 पर हम देखेंगे साथियों हमारी मेंथा नदी। कौन सी नदी साथियों? मेंथा नदी। अब हम यहाँ पर कुछ नदियों की ऐसी चर्चा करेंगे जो कि सांबर झील में गिरने वाली नदियां हैं, जो कि सबसे पहली नदी है मेंथा नदी। और इसके बाद में खारी और खंडेला, ये छोटी छोटी नदियां भी हैं जो कहाँ पर गिरती हैं? सांबर झील में गिरती। कौन सी झील में गिरती हैं साथियों? सांबर झील में गिरती हैं, जो कि जयपुर के अंदर है। और इसी के अंदर एक और छोटी सी नदी पढ़ेंगे साथियों रूपनगढ़ नदी पढ़ेंगे। कौन सी नदी पढ़ेंगे साथियों? रूपनगढ़ नदी पढ़ेंगे साथियों। और इसी के चलते आगे एक और नदी पढ़ेंगे आंतरिक अपवाह तंत्र के अंदर, वह पढ़ेंगे साथियों बाणगंगा नदी। कौन सी साथियों? बाणगंगा नदी की भी हम चर्चा किस अपवाह तंत्र के अंदर करेंगे? आंतरिक अपवाह तंत्र के अंदर करेंगे। बाणगंगा नदी को साथियों 2 अपवाह तंत्रों के अंदर पढ़ा जाता है। पहला तो आंतरिक अपवाह तंत्र के अंदर पढ़ा जाता है साथियों, दूसरा इसको पढ़ते हैं बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में। चलिए साथियों, हम क्रमबद्ध रूप से स्टार्ट करते हैं आज के आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां। देखिए साथियों, किसी भी नदी से याद करने से पहले हमें उस नदी का 5 या 6 पॉइंट याद रखने हैं कि नदी को किस प्रकार से हमने याद करना है। नंबर 1 बात करते हैं किसी भी नदी का तो उद्गम स्थान की बात करते हैं साथियों। और नंबर 2 पर बात करते हैं उसके विलुप्त होने की साथियों। नंबर 3 पर हम बात करते हैं साथियों इसके अपवाह क्षेत्र की, कि यह नदी जो है किन किन जिलों के अंदर बह रही है। नंबर 4 पर हम बात करेंगे साथियों इसके अपवाह क्षेत्र को किस जिले के अंदर या किस भौगोलिक क्षेत्र के अंदर किस नाम से जाना जाता है। नंबर 5 पर हम इसकी विशेषताओं की बात करेंगे साथियों कि इस नदी के किनारे कौन कौन सी सभ्यता या कौन सा प्रमुख चर्चित या प्रसिद्ध स्थान है। तो सभी नदियों को दोस्तों इसी प्रकार से हमने याद करना है, सिर्फ 5 या 6 बिंदुओं को लेकर चलना है। इसी के आधार पर ही हमने टोटल जितनी भी नदियां हम करेंगे उनको याद करना है। चलिए साथियों, आज की हमारी पहली नदी चलते हैं हम
घग्गर नदी। आज की हमारी साथियों जो पहली नदी रहने वाली है वह है साथियों घग्गर नदी। कौन सी साथियों? घग्गर नदी रहेगी। घग्गर नदी हमारी पहली आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी है साथियों। और सबसे प्रमुख बात यह है कि आंतरिक अपवाह तंत्र की घग्गर नदी जो है वह सबसे लंबी नदी है। आंतरिक अपवाह तंत्र की राजस्थान की सबसे जो लंबी नदी है वह है साथियों घग्गर नदी है। यह बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। घग्गर नदी के बारे में हम चर्चा करेंगे साथियों इसके उद्गम और समापन बिंदु का। उद्गम और समापन बिंदु पर बात करेंगे साथियों। यह जो नदी है यह शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है जो कि हिमाचल प्रदेश में है साथियों। कहां पर है शिवालिक की पहाड़ियां साथियों? हिमाचल प्रदेश में है शिवालिक की पहाड़ी। शिवालिक की पहाड़ियों में एक कालका नामक, कौन सी साथियों? कालका नामक पहाड़ी है। कालका नामक पहाड़ी से ही एक नदी का उद्गम होता है जो नदी हम पढ़ रहे हैं आज की घग्गर नदी। यह राजस्थान में प्रवेश करती है साथियों टिब्बी नामक स्थान से। टिब्बी नामक स्थान से जो कि हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत आता है साथियों। यहीं से घग्गर नदी हमारे राजस्थान में प्रवेश करती है और इसका मुख्यतः जहां तक ये संभान्यतः जाती है यह हनुमानगढ़ के अंदर भरतपुर सॉरी भटनेर दुर्ग तक जाती है साथियों। कहां तक जाती है? भटनेर दुर्ग तक जाती है सामान्यतः। और यहीं पर सामान्यतः यह नदी विलुप्त होती है। लेकिन जब जब शिवालिक की पहाड़ियों के अंदर हिमाचल प्रदेश के अंदर बारिश ज्यादा होती है तो इस नदी का बहाव बढ़ जाता है और यह नदी अपना मार्ग आगे और बनाती है जो कि कहां से? गंगानगर के पास से गुजरती हुई यह पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास नामक स्थान तक चली जाती है। कहां तक साथियों? फोर्ट अब्बास नामक स्थान तक चली जाती है जो कि वर्तमान में कहां है साथियों? पाकिस्तान में है। सामान्यतः यह विलुप्त होती है साथियों भटनेर दुर्ग पर। अब हमने इसके बाद की उद्गम की और इसके विलुप्त की। तो सामान्यतः विलुप्त होती है साथियों भटनेर दुर्ग पर। और विशेषतः याद रखना है कि इसका अंतिम विलुप्त जो बिंदु है साथियों फोर्ट अब्बास पाकिस्तान है साथियों। और अब हम बात करेंगे इसके अपवाह क्षेत्र की कि इसके अपवाह क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है साथियों। इसके अपवाह क्षेत्र को नाली के नाम से जाना जाता है। नाली नाम से जाना जाता है साथियों। कौन सी नदी का? घग्गर नदी की बात कर रहे हैं साथियों। घग्गर नदी के अपवाह क्षेत्र को नाली नाम से जाना जाता है साथियों। और इसी नदी के किनारे हनुमानगढ़ के अंदर 3 सभ्यताएं हैं साथियों। इसी नदी के किनारे हनुमानगढ़ में 3 सभ्यताएं हैं साथियों। यह तीनों सभ्यताएं कौन कौन सी हैं साथियों? यह तीनों सभ्यताएं हैं साथियों। पहली सभ्यता है साथियों कालीबंगा सभ्यता। कौन सी साथियों? कालीबंगा सभ्यता। और नंबर 2 पर बात करते हैं साथियों पीलीबंगा सभ्यता। कौन सी साथियों? पीलीबंगा सभ्यता। और नंबर 3 पर बात करते हैं रंग महल। यह 3 प्रकार की सभ्यताएं जो हैं वह घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ में पाई जाती हैं। कहां पर पाई जाती हैं साथियों? हनुमानगढ़ जिले के अंदर पाई जाती हैं। और इसी नदी के किनारे एक हनुमानगढ़ के अंदर एक झील भी है साथियों। एक झील है, उस झील का नाम है साथियों तलवाड़ा झील। कौन सी झील साथियों? तलवाड़ा झील है। तलवाड़ा झील। और भी इसकी प्रमुख बातों को जानेंगे। चलिए चलते हैं आगे। आशा करता हूं आप लोगों को ये डायग्राम याद आएगा और इसी डायग्राम के आधार पर ही हम इसकी आगे वाली थ्योरी करेंगे। चलिए साथियों हम देखते हैं घग्गर नदी का कि यह आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी है। कैसी नदी है साथियों? जैसा कि हमने जाना यह आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी है साथियों।
और इसके उपनाम को जानेंगे साथियों कि किस क्षेत्र में इसको किस अलग अलग नामों से जाना जाता है। चलिए साथियों, हनुमानगढ़ में इस नदी को कहा जाता है साथियों नट नदी के नाम से जाना जाता है, या फिर द्वेषवती के नाम से जाना जाता है साथियों। कौन सी साथियों? द्वेषवती नदी के नाम से जाना जाता है साथियों। और इसी प्रकार से गंगानगर के अंदर इसको मृत नदी के नाम से जाना जाता है। इस नदी के नाम से मृत नदी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह इसका बहाव ज्यादा बढ़ जाने पर ही यह गंगानगर में दिखाई देती है, वरना यह बटनेर दुर्ग के पास ही सामान्यतः विलुप्त हो जाती है। इसीलिए गंगानगर में इसको मृत नदी के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान में इसको एक अलग नाम से जाना जाता है, फकरा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। किसके नाम से? फकरा के नाम से। उपनाम को विशेषतः याद रखना है, प्रश्न यहाँ से ही पुटअप होता है। और सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर इसको सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता था साथियों। किस नदी के नाम से जाना जाता था साथियों? सरस्वती के नाम से जाना जाता था। जी हाँ, ये वही सरस्वती नदी है जो सिंधु घाटी सभ्यता के समय चलती थी, और वर्तमान में इसको किस नाम से जाना जाता है? घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है। चलिए बात करते हैं इसकी विशेषताओं की, और इसके उद्गम की, और इसके विलुप्त होने की। तो नदी का उद्गम जैसा कि हम दोस्तों देख चुके हैं, यह है शिवालिक की पहाड़ियां। कहाँ से दोस्तों? शिवालिक की पहाड़ी। शिवालिक की पहाड़ियां हिमाचल प्रदेश में साथियों। और राजस्थान में यह प्रवेश कहाँ से करती है? टिब्बी नामक स्थान से प्रवेश करती है, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं। और टिब्बी नामक स्थान जो है वो हनुमानगढ़ में स्थित है, और इसके बहाव के जिले यह 2 जिलों में बहती है। कितने जिलों में साथियों? 2 जिलों में बहती है। पहला है साथियों हनुमानगढ़ जिला, और दूसरा है साथियों गंगानगर जिला। इन 2 जिलों के अंदर ही यह नदी प्रमुख रूप से बहती है। और नदी के विलुप्त होने का जो स्थान है यह सामान्यतः है साथियों कि यह बटनेर दुर्ग पर आकर सामान्यतः विलुप्त हो जाती है। लेकिन अंतिम रूप से यह विलुप्त जो इसका जो बिंदु है, जैसा कि हमने देखा साथियों, वह है फोर्ट अब्बास पाकिस्तान। कौन सा साथियों? फोर्ट अब्बास पाकिस्तान। चलिए साथियों, बात करते हैं इस नदी के किनारे झील की। इस नदी के किनारे जो झील है साथियों वो है तलवाड़ा झील। कौन सी झील? तलवाड़ा झील। और इस नदी के किनारे एक दुर्ग की चर्चा की थे, वह था बटनेर दुर्ग। सबसे प्राचीनतम जो दुर्ग है राजस्थान का वह बटनेर दुर्ग है, जो कि घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ में है। सभ्यता पर बात की, 3 प्रकार की सभ्यताएं थी साथियों। पहली सभ्यता कालीबंगा सभ्यता, यह भी हनुमानगढ़ में है। दूसरी सभ्यता साथियों पेड़ीबंगा सभ्यता, यह भी हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और तीसरी साथियों रंग महल सभ्यता, यह सभ्यता भी हनुमानगढ़ जिले के अंदर। तो क्रमबद्ध रूप से चलना है। और साथियों एक प्रमुख बात और है कि गंगानगर के अंदर इस नदी के किनारे एक मजार भी स्थित है, वह मजार का नाम है लैला मजनू मजार। लैला मजनू मजार, यह इनके प्रेम का प्रतीक माना जाता है, जो कि कहां पर है? गंगानगर जिले के अंदर है, अनूपगढ़ क्षेत्र में। अब नदी के बहाव क्षेत्र को जैसा कि हमने बताया, यह कहते हैं नाली कहते हैं। और इसके बहाव, प्रत्येक नदी के बहाव क्षेत्र को प्रमुख रूप से याद रखना है साथियों। प्रश्न बार बार बहाव क्षेत्र के नाम से पूछा जाता है। और यह जो नाली क्षेत्र है साथियों, यह नाली क्षेत्र जो है वह चावल और कपास की खेती के हेतु बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। जब जब घग्गर नदी में पानी ज्यादा आता है तो गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर चावल और कपास की खेती बहुत ही उपयुक्त रूप से की जाती है। अब हम बात करेंगे साथियों नंबर 2 पर कांतली नदी की। घग्गर नदी के बारे में हमने जाना कि यह आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी है। इसके उद्गम और इसके हमने विलुप्त स्थान का जाना और इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में भी चर्चा की। अब हम नंबर 2 पर पढ़ने जा रहे हैं साथियों, कांतली नदी पढ़ने जा रहे हैं। कौन सी साथियों?
कांतली नदी, जिसको कांटली नदी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए साथियों, जो कांटली नदी है यह प्रमुख रूप से दो जिलों के अंदर बहती है, सीकर और झुंझुनू के अंदर। देखिए साथियों, यह राजस्थान का मैप है जिसके अंदर हमने सिर्फ इस क्षेत्र को ही यहाँ पर दिखाया है, और इसी के अंदर देखना है कि कौन सी यह कांतली नदी कहाँ से कहाँ तक चलती है। तो साथियों याद रहे, यह नदी सीकर से निकलती है। कहाँ से निकलती है साथियों? सीकर से निकलती है, जो कि झुंझुनू में चूरू की सीमा के पास जाकर विलुप्त हो जाती है। तो यह साथियों झुंझुनू जिला है। कौन सा साथियों? झुंझुनू। और यह है साथियों सीकर। तो इन दो जिलों के अंदर ही यह कांतली नदी का अपवाह है, और इनको अलग अलग नामों से, इनके नाम से जाना जाता है। तो यह नदी निकलती है साथियों खंडेला की पहाड़ियां। कहाँ से साथियों? खंडेला की पहाड़ियां सीकर। खंडेला की पहाड़ियां सीकर से इस नदी का क्या है साथियों? उद्गम होता है, और यहां से उद्गम होकर यह नदी साथियों झुंझुनू की तरफ जाती है, और झुंझुनू में जाकर यह चूरू जिले के सीमा पर समाप्त हो जाती है। ध्यान रहे साथियों, यह चूरू जिले के अंदर जाकर समाप्त नहीं होती, यह नदी चूरू जिले की सीमा पर झुंझुनू में ही समाप्त होती है साथियों। इसके बाद हम बात करते हैं सीकर के अंदर, इसको अलग नाम से जाना जाता है साथियों। सीकर के अंदर इसके बहाव क्षेत्र को साथियों सोरावटी के नाम से जाना जाता है। कौन सा साथियों? सोरावटी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और इसी प्रकार से झुंझुनू जिले के अंदर साथियों इसको भीड़ नामक स्थान से जाना जाता है। तो इसके अपवाह क्षेत्र को याद रखना है। सीकर में खंडेला की पहाड़ियों से यह निकलती है, और झुंझुनू में जाकर यह चूरू की सीमा पर समाप्त हो जाती है, और सीकर के अंदर इसको सोरावटी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, और झुंझुनू में यह भीड़ नामक क्षेत्र से जाना जाता है। इस नदी के ऊपर सभ्यताएं हैं, दो सभ्यताएं हैं साथियों। एक तो है सीकर के अंदर साथियों, और दूसरी है साथियों झुंझुनू के अंदर। तो सीकर के अंदर साथियों इस पर है गणेश्वर सभ्यता। कौन सी सभ्यता साथियों? गणेश्वर सभ्यता स्थित है इस नदी पर। और झुंझुनू पर इस नदी पर झुंझुनू में एक सभ्यता स्थित है साथियों। उस सभ्यता का नाम है सोनारी सभ्यता। जी हाँ, ये गणेश्वर सभ्यता वही सभ्यता है जिसको तांबर युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। तांबर युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है साथियों। तो हमने बात की कांतली नदी की, इसके उद्गम से लेकर इसके विलुप्त स्थान की, और इस पर आने वाली सभ्यताओं की और उनकी विशेषताओं की, और इसके अपवाह क्षेत्र के उपनामों की बात की साथियों। हम बात करते हैं, चलिए कांतली नदी को पढ़ते हैं। देखिए साथियों, कांतली नदी के बारे में एक विशेष पॉइंट और प्रमुख रूप से याद रखना है। हम कौन सा अपवाह तंत्र पढ़ रहे हैं साथियों? ध्यान रहे, हम पढ़ रहे हैं आंतरिक अपवाह तंत्र। आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे जो लंबी नदी देखी हमने पहले, वह देखी साथियों घग्गर नदी। लेकिन हम बात करेंगे अब कि आंतरिक अपवाह तंत्र की पूर्ण बहाव के आधार पर जो सबसे लंबी नदी है आंतरिक अपवाह तंत्र की, वह है साथियों कांतली नदी। कौन सी साथियों? कांतली नदी। और एक विशेषता, एक बिंदु और याद रहे कि पूर्ण बहाव के आधार पर राजस्थान की सबसे लंबी नदी बनास नदी पड़ी थी साथियों। कौन सी पड़ी थी साथियों? बनास नदी पड़ी थी। चलिए हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो कांतली नदी का जो उद्गम है साथियों, हम देख चुके हैं कि इसका उद्गम जो है खंडेला की पहाड़ियों से है। कहाँ से साथियों? खंडेला की पहाड़ियां सीकर से है साथियों। इसका उद्गम कहाँ है साथियों? सीकर से है साथियों। और बात करते हैं इसके अपवाह के जिले की,
तो यह 2 जिलों में बहती है साथियों, एक तो सीकर और नंबर 2 झुंझुनू साथियों। कितने जिलों में? 2 जिलों में प्रमुख रूप से यह नदी बहती है साथियों। इसकी भी हमने चर्चा कर चुके हैं। और इसका जो विलुप्त होने का जो स्थान है साथियों, वह है, हम जैसा कि पता लगा चुके हैं, झुंझुनू में चूरू की सीमा पर यह विलुप्त हो जाती है। ठीक है साथियों। अब सीकर में इस नदी के बहाव क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, और झुंझुनू में इस नदी के बहाव क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, यह भी हमने देखा साथियों। सीकर के अंदर इसको कहा जाता है सोरावटी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है साथियों। और झुंझुनू के अंदर इस नदी के अपवाह क्षेत्र को बीड़ के नाम से जाना जाता है साथियों। किस नाम से जाना जाता है? बीड़ नाम से जाना जाता है। बीड़ क्या है? एक उबड़ खाबड़ मैदानी बाग है साथियों, मैदानी क्षेत्र है। बीड़ क्या है? उबड़ खाबड़ मैदानी क्षेत्र है साथियों। अब बात करते हैं नदी के किनारे सभ्यताओं की। नदी के किनारे सभ्यताओं की बात करते हैं साथियों, तो हमने प्रमुख रूप से 2 सभ्यताएं पढ़ी, गणेश्वर सभ्यता और सुनारी सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता जो कि तांबर युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, यह थी साथियों सीकर के अंदर। कहाँ साथियों? सीकर के अंदर। यदि विशेषतः नाम पूछ लिया जाए तो नीम का थाना सीकर के अंदर यह गणेश्वर सभ्यता पाई जाती है। सुनारी सभ्यता हमने बात की साथियों झुंझुनू के अंदर। कहाँ साथियों? झुंझुनू के अंदर बात की। विशेष स्थान किसी का पूछ लिया जाए तो यह है साथियों खेतड़ी स्थान। कौन सा स्थान है साथियों? खेतड़ी स्थान है। नाम भी इसका स्थान विशेष भी याद रखना है साथियों। जिले का नाम ना देकर स्थान विशेष को पूछ लिया जाता है। चलिए साथियों, अब हम पढ़ेंगे और नदियां, जिसमें हम ये मेंथा नदी और सांबर में गिरने वाली नदियों को हम एक अलग क्लास के अंदर, हम आगामी कक्षाओं में, आगामी क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर प्रमुख उन नदियों की बात करेंगे जो कि आंतरिक अववाहिक तंत्र के अंदर डायरेक्ट रूप से आती। तो चलिए साथियों, हम इसकी बात अगली कक्षा में करेंगे। हम बात करेंगे अब तापी नदी की। सबसे पहले साथियों कौन सी नदी की साथियों? तापी नदी की। नंबर 3 पर हम कौन सी नदी की बात करेंगे साथियों? तो तापी नदी की बात करेंगे। और तापी नदी को साहिबा नदी के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी नदी साथियों? साहिबा नदी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए साथियों, हम आंतरिक अववाह तंत्र की नदियां पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम 2 नदियों को बढ़िया तरीके से पढ़ चुके हैं। आशा करता हूं आप लोगों को समझ भी आ रहा होगा। पहली नदी हम पढ़ चुके हैं घग्गर नदी, जो आंतरिक अववाह तंत्र की सबसे लंबी नदी थी साथियों। और दूसरी हमने पढ़ी साथियों कांतली नदी, जो कि पूर्ण बहाव के आधार पर आंतरिक अववाह तंत्र की सबसे लंबी नदी है साथियों। और नंबर 3 पर हम बात कर रहे हैं साथियों तापी नदी की। कौन सी नदी साथियों? तापी नदी की बात कर रहे हैं। और तापी नदी जो है साथियों, यह जयपुर से उद्गम होती है। कहां से उद्गम है साथियों? इसका उद्गम जयपुर से। देखिए साथियों, हम इस राजस्थान के मैप के अंदर बात करते हैं जयपुर की। इसकी बात हम कर चुके साथियों। यह था साथियों झुंझुनू, और यह जो जिला था साथियों सीकर में। इन दोनों के अंदर अभी एक नदी बह रही थी कांतली, उसकी चर्चा हम कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे जयपुर जिले के अंदर। किस जिले के अंदर? जयपुर जिले के अंदर से यहाँ से एक नदी उद्गम होती है साथियों। उस नदी का नाम है तापी नदी। कौन सी नदी साथियों? तापी नदी का यहाँ से उद्गम होता है, और यहाँ से उद्गम होकर यह नदी चली जाती है राजस्थान की सीमा पर। हरियाणा के अंदर एक झील है साथियों नफजगढ़ झील। उस नदी का क्या नाम है? उस झील का क्या नाम है साथियों? उस झील का नाम है साथियों नफजगढ़ झील। कौन सा झील? नफजगढ़ झील में जाकर यह पाटौदी के पास हरियाणा में जाकर यह नदी विलुप्त हो जाती है साथियों। कौन सी नदी साथियों?
साबी नदी विलुप्त वहां पर जाकर हो जाती है। देखिए साथियों, इसी नदी के किनारे एक सभ्यता है, कहां पर, जयपुर के अंदर। उस सभ्यता का नाम है साथियों जोधपुरा सभ्यता। कौन सी सभ्यता साथियों? जोधपुरा सभ्यता। यह जोधपुरा सभ्यता कहां पर है साथियों? तो जयपुर के अंदर है साथियों। कहां पर है? जयपुर के अंदर है। और इसी जोधपुर सभ्यता को कहा जाता है जयपुर की जीवन रेखा। जयपुर की जीवन रेखा। अरे जयपुर की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है साथियों? क्योंकि जयपुर के अंदर पेयजल की जो आपूर्ति की जाती है वो इसी सॉरी, ये नहीं था, अपनी बात कर रहे थे जोधपुरा सभ्यता की। तो जोधपुरा सभ्यता में आपने इतना ही याद रखना है कि जोधपुरा सभ्यता जो है वो कहां पर है साथियों? जयपुर के अंदर। कहां पर है साथियों? जयपुर के अंदर है। किस नदी के किनारे? तापी नदी के किनारे है। इतना ही याद रखेंगे साथियों, ज्यादा हम नहीं याद करेंगे। क्या कि हमने पढ़ा तापी नदी के अंदर कि यह नदी कहां से स्टार्ट होती है साथियों? जयपुर से निकलती है यह नदी और नफजगढ़ झील पटौदी क्षेत्र के अंदर हरियाणा के अंदर जाकर यह विलुप्त हो जाती है। और यह किस पहाड़ियों से निकलती है साथियों? जयपुर के अंदर सेवर की पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी पहाड़ियों से निकलती है साथियों? सेवर की पहाड़ियों से निकलती है। जानते हैं अपने इसकी अन्य विशेषताएं तापी नदी की। चलिए, तापी नदी का पुराना नाम जैसा कि हम बता चुके हैं, पुराना नाम इसका क्या है साथियों? साहिबा नदी है। यह इसका उपनाम नहीं है साथियों, इसका क्या है? पुराना नाम है साहिबा नदी। और जैसा कि उद्गम हम पढ़ चुके हैं इसका, सेवर की पहाड़ियां हैं। कौन सा साथियों? सेवर की पहाड़ियां। सेवर की पहाड़ियां कहाँ पर है साथियों? तो हमें पता होना चाहिए कि यह हमने अभी अभी पढ़ा है। कहाँ पढ़ा? जयपुर में पढ़ा। बहाव के जिले कितने हैं साथियों? बहाव के जिले हमने इसके दो पढ़े हैं। एक तो पढ़ा है जयपुर से यह उद्गम होती है और अलवर से बहती हुई यह हरियाणा के अंदर चली जाती है। एक विशेषता बात और याद रखना है साथियों, वह प्रमुख रूप से क्या बात याद रखोगे कि जो साबी नदी है यह अलवर की बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। पूछा जाता है साथियों कि निम्न में से अलवर की महत्वपूर्ण नदी है, तो महत्वपूर्ण नदी अलवर की कौन सी है साथियों? तो साहिबा नदी है। यह महत्वपूर्ण नदी क्यों है साथियों? क्योंकि इस नदी के किनारे अपने इस अलवर के अंदर औद्योगिक विकास हो रहा है। इसी कारण यह अलवर की बहुत ही महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है साथियों। और इसके विलुप्त बिंदु की हम बात कर चुके हैं। हरियाणा के अंदर पटौदी के पास नफजगढ़ झील में इसका विलुप्त हो रहा है। चलिए साथियों, हम नंबर बात 4 पर करेंगे रूपारेल नदी की। कौन सी नदी की बात करेंगे साथियों? रूपारेल नदी की। देखिए साथियों, हमने अभी अभी जस्ट एक पहले नदी की है। कौन सी? तापी नदी। तापी नदी का पुराना नाम साहिबा नदी है, जिसका उद्गम जयपुर में सेवर की पहाड़ियों से है। और यह जयपुर अलवर से बहती हुई हरियाणा के अंदर पटौदी क्षेत्र के पास एक झील है, नफजगढ़ झील, वहां पर जाकर यह विलुप्त हो जाती है और अलवर की महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है, क्योंकि इस नदी के किनारे अलवर में बहुत सारा औद्योगिक विकास वर्तमान में हो रहा है साथियों। अब नंबर 4 पर हम बात करेंगे रूपारेल नदी की। साथियों, कौन सी नदी की बात करेंगे साथियों? रूपारेल नदी की बात करेंगे। रूपारेल नदी का उद्गम जो है साथियों वह होता है अलवर नदी से। कहां से होता है साथियों? अलवर नदी से होता है। और इसके दो उपनाम भी होते हैं। एक तो है साथियों वराह नदी और दूसरा इसको स्थानीय भाषा में एक और नाम से जाना जाता है, वह है साथियों लसवारी नदी के नाम से भी जाना जाता है। बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है साथियों कि लसवारी नदी किस नदी का उपनाम है? तो हमारा आंसर होगा, बिल्कुल राइट होगा, वह होगा रूपारेल नदी। कौन सी नदी साथियों? रूपारेल नदी होगा। विशेषतः याद रखना है
कि यह कहाँ से उद्गम होती है, अलवर से उद्गम होती है साथियों। चलिए देखते हैं इसके बहाव क्षेत्र को कि यह कहाँ से कहाँ तक जाती है। चलिए साथियों, यहाँ पर उदयनाथ की पहाड़ियां हैं, कहाँ पर, अलवर में उदयनाथ की पहाड़ी, उदयनाथ की पहाड़ियां हैं साथियों अलवर के अंदर, और यहीं से इस नदी का क्या होता है, उद्गम है साथियों। और यहां से उद्गम होने के बाद यह जो नदी है यह कहाँ बहती है, इन दो जिलों के अंदर बहती है, अलवर और भरतपुर के अंदर। भरतपुर के अंदर जाकर यह एक झील में विलुप्त होती है साथियों। कहाँ पर विलुप्त होती है साथियों, एक झील के अंदर विलुप्त होती है, और इस झील को कहते हैं साथियों मोती झील के नाम से जाना जाता है। कौन सी झील साथियों, मोती झील के नाम से जाना जाता है। कई बच्चों ने पढ़ रखा होगा कि मोती झील की बहुत सारी विशेषताएं हैं, जो कि राजस्थान अपवाह तंत्र में बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है कि मोती झील कहाँ है। तो मोती झील कहाँ है साथियों, भरतपुर में है। कहाँ पर है साथियों, भरतपुर जिले के अंदर है। और इसी मोती झील को भरतपुर के जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है, भरतपुर की लाइफ लाइन के नाम से भी जाना जाता है। किस झील को साथियों, मोती झील को जाना जाता है, क्योंकि भरतपुर के अंदर पेयजल की आपूर्ति जो की जाती है वह मोती झील के द्वारा ही की जाती है। रूपारेल नदी बाड़मेर क्षेत्र के लिए तब समस्या का काम करती है जब उदयनाथ की पहाड़ियों में यहाँ अलवर क्षेत्र में अत्यधिक बारिश हो जाती है। होता क्या है कि जब यहाँ पर अलवर क्षेत्र में उदयनाथ की पहाड़ियों के आसपास क्षेत्र में ज्यादा बारिश हो जाती है, तो ज्यादा बारिश होने के कारण इसका बहाव क्षेत्र बढ़ जाता है, जिसके कारण इसका प्रभाव झेलना पड़ता है भरतपुर को, और भरतपुर के अंदर यहाँ पर आ जाती है बाढ़। तो इसी बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए भरतपुर के अंदर एक वर्तमान में बांध का निर्माण किया गया है, और इसी बांध को कहते हैं साथियों सीकरी बांध के नाम से जाना जाता है। कौन सा बांध नाम साथियों, सीकरी बांध के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, ये सीकरी बांध क्या काम करता है आप समझ चुके होंगे कि यह भरतपुर के अंदर बाढ़ नियंत्रण का काम करता है। क्या काम करता है साथियों, बाढ़ नियंत्रण का काम करता है साथियों। किसका काम करता है, बाढ़ नियंत्रण का काम करता है साथियों। और भरतपुर के अंदर इसी नदी के किनारे एक सभ्यता भी है साथियों, इसी नदी के किनारे एक सभ्यता है भरतपुर के अंदर, वह सभ्यता है साथियों नोह सभ्यता है साथियों। कौन सी सभ्यता है साथियों, नोह सभ्यता है। पूछा जाता है परीक्षा के अंदर कि नोह सभ्यता कहाँ पर है, तो कहाँ पर है साथियों, भरतपुर में है। और किस नदी पर है साथियों, तो रूपारेल नदी पर है साथियों। और भी इसकी प्रमुख बातें हम जानते हैं कि मुख्यतः चलिए रूपारेल नदी का हमने देखा कि नदी के किनारे एक वराह नामक ऋषि थे, एक वराह नामक पूजनीय ऋषि थे, जिन्होंने यहाँ पर क्या की साथियों, तपस्या की। क्या की साथियों, तपस्या की। इसी कारण रूपारेल नदी को वराह नदी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है साथियों, इसको वराह नदी के नाम से भी जाना जाता है। एक बात हम और करते हैं कि स्थानीय लोगों के द्वारा रूपारेल नदी को लसवारी नदी के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी साथियों, लसवारी नदी के नाम से जाना जाता है। यह 2 पॉइंट मुख्य रूप से याद रखने हैं साथियों, बार बार पूछे जाते हैं। नदियों के उपनाम, नदियों के उपनाम विशेषतः याद रखने हैं साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं इस नदी को लेकर, रूपारेल नदी को। जैसा कि हमने देखा इस नदी का जो उद्गम था साथियों वह था उदयनाथ की पहाड़ी। कौन सा साथियों, उदयनाथ की पहाड़ी। उदयनाथ की पहाड़ी कहाँ है साथियों, अलवर के अंदर। कहाँ पर है साथियों, अलवर के अंदर है।
चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं रूपा रेल नदी को लेकर। जी, बहाव के जिले कितने हैं साथियों? जैसा कि हमने देखा यह 2 जिलों में बहती है। सबसे पहला जिला अलवर जिला, जहां से यह उद्गम होती है, और नंबर 2 पर भरतपुर जिला, जहां पर जाकर यह मोती झील में विलुप्त हो जाती है साथियों। कहां पर विलुप्त होती है साथियों? मोती झील भरतपुर के अंदर विलुप्त हो जाती। कहां पर साथियों? मोती झील भरतपुर के अंदर यह नदी विलुप्त हो जाती है। सॉरी। उदयनाथ की पहाड़ियां में वर्षा अधिक होने पर कहां पर बाढ़ आ जाती है साथियों? भरतपुर क्षेत्र के अंदर बाढ़ आ जाती है, जैसा कि हमने पहले देखा। और इसी बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए भरतपुर के अंदर इस नदी पर एक बांध का निर्माण किया गया, जिसका नाम था सीकरी बांध। जी हाँ साथियों, आपने बिल्कुल सही सोचा। कौन सा बांध था? वो सीकरी बांध था साथियों। बाढ़ आता है, इसी कारण से इस नदी को भरतपुर का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? रूपा रेल नदी को क्या कहा जाता है? भरतपुर का शोक कहा जाता है साथियों। एक हमने पहले चर्चा की साथियों, भरतपुर की जीवन रेखा की बात की थी साथियों, वो भी इसी नदी से संबंधित है, लेकिन यह नदी को नहीं कहते, यह मोती झील को कहते हैं साथियों। कौन सी झील साथियों? मोती झील को भरतपुर की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। यह पॉइंट भी आगे पढ़ेंगे साथियों, दोनों में अंतर करके चलें, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखनी है। चलिए साथियों, नदी पर बांध कौन सा पड़ा था? तो आप बताओगे कि सर हमने अभी अभी पढ़ा है। कौन सा? सीकरी बांध पड़ा है। और यह कहाँ है? यह भरतपुर के अंदर। ये कहाँ है साथियों? भरतपुर के अंदर है। और बाढ़ नियंत्रण हेतु इस बांध का निर्माण किया गया है। नदी के किनारे एक सभ्यता है साथियों, वह सभ्यता हमने पढ़ी है नौह सभ्यता है साथियों। कौन सी सभ्यता साथियों? नौह सभ्यता भी हमने पढ़ी है, जो कि कहाँ है साथियों? याद रखना है, यह भी भरतपुर जिले के अंदर ही है साथियों। इस जहां पर यह विलुप्त होती है, उस नदी उस झील का नाम है साथियों मोती झील। बार बार इस नदी को जब जब पढ़ते हैं तो मोती झील का नाम सर्व आगे आता है, क्योंकि मोती झील भरतपुर की जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है साथियों। किसके नाम से जानी जाती है? जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है। तो मोती झील में थोड़ा सा याद रखना है साथियों, कि मोती झील के बारे में याद रखना है कि मोती झील का जो निर्माण है वो किसने करवाया? किसने करवाया साथियों? महाराजा सूरजमल जाट ने करवाया साथियों। महाराजा सूरजमल जाट के बारे में पढ़ रखा होगा साथियों। महाराजा सूरजमल जाट भरतपुर रियासत के बहुत ही प्रसिद्ध और प्रमुख महाराजा रहे हैं, जिन्होंने अच्छे अच्छे महाराजाओं को धूल चटाई। तो देखिए साथियों, हमारा जो मोती झील का निर्माण है वो है महाराणा सूरजमल जाट, और इसी को कहते हैं साथियों जाटों का अफलातून। इसी को कहते हैं जाटों का अफलातून। एक अन्य नाम और जाना जाता है साथियों, जाटों का प्लेटो कहा जाता है साथियों। क्या कहा जाता है साथियों? जाटों का प्लेटो के नाम से जाना जाता है। कांकने नदी जो कि हमारी आज की अंतिम नदी रहेगी साथियों, छोटी सी नदी है जो कि जैसलमेर क्षेत्र के अंदर बहती है साथियों। जैसलमेर क्षेत्र के अंदर बहती है साथियों कोटड़ी की नदी। कहां से साथियों? कोटड़ी की पहाड़ी। कोटड़ी की पहाड़ियों से इस नदी का उद्गम होता है साथियों। कहां पर? जैसलमेर। कहां पर साथियों? जैसलमेर में इसका होता है। विशेषतः याद रखना है, कांकनी नदी को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो याद रखना है साथियों, मसूरदी नदी के नाम से जाना जाता है। किस नदी के नाम से जाना जाता है साथियों? मसूरदी नदी के नाम से जाना। किस नदी के नाम से? मसूरदी नदी के नाम से जाना जाता है। विशेषतः याद रखना है।
एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न और कि यह आंतरिक अपोह तंत्र की सबसे छोटी नदी है और आंतरिक अपोह तंत्र की सबसे बड़ी नदी घग्गर नदी है और पूर्ण बहाव के आधार पर सबसे लंबी नदी कौन सी है साथियों? आंतरिक अपोह तंत्र की, वो है साथियों कांतली नदी। तो आशा करता हूं साथियों आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। हमने आज की कक्षा में बात की साथियों आंतरिक अपोह तंत्र की प्रमुख नदियों की। जो नदियां छोटी छोटी और नदियां साथियों हम उनकी बात करेंगे अगली क्लास में। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।